हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था भाषा और व्याकरण, दूसरा अध्याय था हमारा वर्ण और तीसरा पाठ है शब्द विचार। अभी आपने पिछले अध्याय में वर्णों के बारे में पढ़ा। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण एक सिंगल लेटर को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण बहुत छोटी इकाई है भाषा की जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये आपको मैंने पिछले अध्याय में बताया था। अब हम शब्दों पर चर्चा करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और जब कई वर्ण आपस में मिल जाते हैं और एक अर्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जिस प्रकार हम वर्णों के भेद करते हैं, क प्लस मा प्लस ला मिलके बनता है कमल। अगर हम इसको तोड़ देते हैं तो ये वर्ण कहलाते हैं, लेकिन जब हम इसको एक साथ जोड़ कर लिखते हैं तो ये शब्द का निर्माण करते हैं। लेकिन इसका एक अर्थ है, इसलिए सार्थक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहेंगे। जैसे हमने इसी शब्द को इधर उधर घुमाकर लिख दिया, ल क म लकम। लकम का अर्थ कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा शब्द तो बना परंतु इसका कोई भी अर्थ नहीं है। इसलिए हम शब्द की परिभाषा देखते हैं तो हम कह सकते हैं वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है उसे हम हिंदी में शब्द कहते हैं। अब हम शब्दों के वर्गीकरण पर चर्चा करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण देखते हैं तो ये शब्दों के 4 आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, उसे बांटा जाता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोतों के आधार पर, उत्पत्ति का अर्थ है शब्दों का उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये शब्द कहाँ से उत्पन्न हुए, इसको कहते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया। पहला जैसे तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी। ये 4 हमारे प्रकार हैं। पहला हम पढ़ते हैं तत्सम शब्द, जो संस्कृत भाषा के मूल शब्द हैं जिनमें जो बगैर परिवर्तन के हिंदी भाषा में मिल जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे वायु, दुग्ध, उष्ण, उज्ज्वल आदि। अब आती है तद्भव। तद्भव क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बदले रूप में हिंदी भाषा में आ जाते हैं, जिनको बदल के हम अपनी सुविधा अनुसार हम जिसको चेंज कर देते हैं उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे दुग्ध को हम कहते हैं दूध, वायु को कहते हैं हम हवा, सूर्य को हम कहते हैं सूरज, उष्ण को कहते हैं ऊंट। ये बदले हुए शब्द है, इसलिए ये शब्द कहलाते हैं तद्भव। अब हम इसका एक प्रकार और देखते हैं। तीसरा प्रकार है देशज। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले देश के विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों से आए हुए शब्द, किसी क्षेत्र विशेष और से आए हुए शब्द, वो हमारे देशज शब्द कहलाए। जैसे रोटी, खिड़की, टोली, गाड़ी आदि। ये किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली बोलियों से आए हुए शब्द को हमने देशज शब्द कहा। विदेशी शब्द, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विदेशी भाषाओं के शब्द विदेशी शब्द कहलाए। शब्द अपने मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें आगत शब्द कहते हैं। ये
विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में शब्द जो आ गए, उन शब्दों को हमने विदेशी शब्द कहा और हिंदी में इतने घुल मिल गए कि अब हम उनको पहचान पाना हमारे लिए असंभव हो चुका। वे शब्द हमारे कहलाए विदेशी शब्द। जैसे विदेशी शब्द आपका ड्राइवर, टेलीफोन, पोस्ट ऑफिस, क्लर्क, जज, ये सारे शब्द हमारे विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम शब्दों का वर्गीकरण का दूसरा आधार देखते हैं, रचना या बनावट के आधार पर। बनावट का अर्थ है कि शब्दों का निर्माण हुआ तो उसकी बनावट क्या थी, उसका कैसे आकार था। पहला वर्गीकरण है इसका रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है योग ऋण शब्द। पहला हम देखते हैं रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के टुकड़े करने पर हम टुकड़े ना कर सके उसे हम रूढ़ शब्द कहेंगे, या कह सकते हैं जिन शब्दों के हम सार्थक खंड नहीं कर सकते उन शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे घर, घर को यदि हम दो भागों में बांटे तो घ प्लस रा, अगर घ को अलग कर देते हैं रा से तो घा का कोई मतलब नहीं हो जाता, तो इसलिए ये ऋण शब्द कहलाएगा। दूसरा पार्ट है इसका यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से मिलकर बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। यदि हम उसको तोड़ देते हैं बीच से शब्दों को, तो प्रत्येक शब्द का अपना कोई ना कोई निश्चित अर्थ होगा। जैसे पाठशाला, दूध वाला, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। इस प्रकार इनको खंडों में विभाजित करने पर इसका सार्थक अर्थ निकलता है, इसलिए यह शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। तीसरा है हमारा यौगऋण शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द हमारे यौगऋण शब्द कहलाते हैं। जो शब्द दिया गया है उसकी तरफ इशारा ना करके किसी तीसरी ओर संकेत करें, उसे हम कहते हैं यौगऋण शब्द। जैसे दशानन, जिसके 10 सर हो अर्थात रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी। ये सारे शब्द हमारे यौगऋण शब्द हैं। शब्दों का तीसरा वर्गीकरण आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है, कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है, उन शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं। जिस प्रकार एकार्थक शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, संश्रुति भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारे शब्द हमारे सार्थक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, वे किसी अन्य शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे खाना वाना खा लीजिए, अर्थात खाना का तो मीनिंग है लेकिन वाना का कोई सेंस नहीं है, परंतु ये सार्थक शब्दों के संग प्रयोग किए जाते हैं। जैसे चाय वाय पी लीजिए, ये सारे शब्द निरर्थक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। चौथा वर्गीकरण आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हम देखते हैं तो शब्द हमारे दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों में के रूप में लिंग वचन कारक काल के कारण परिवर्तन आता है,
या जिनमें परिवर्तन हो जाता है वे शब्द हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जिस प्रकार लड़का गया, अगर हम इसको चेंज करने कहें कि इसको आप परिवर्तित कीजिए लिंग के आधार पर, तो हम कहेंगे लड़की गई। अब दूसरा देखिए, जैसे सर्ववचन के आधार पर वह आएगा, इसका हमने परिवर्तन किया वे आएंगे। तो ये विकारी शब्द हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल के कारण इनमें परिवर्तन आ जाता है। ये 4 प्रकार के पढ़े हमने: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के आधार पर इनमें परिवर्तन आता है। दूसरा पार्ट है इसका अविकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता है वे हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिनमें कोई भी विकार उत्पन्न ना हो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। जैसे उदाहरण के तौर पर लीजिए, हमने एक उदाहरण लिया, लड़का धीरे धीरे चलता है। अब इसमें हमारा विकारी शब्द है धीरे धीरे। यदि हम इसको परिवर्तित करें, लिंग बदल दें और हम बोले लड़का, लड़का बोला था मैंने, अब इसकी जगह पे हम लिंग परिवर्तन कर रहे हैं लड़की, तो हम कह रहे हैं लड़की धीरे धीरे चलती है। तो हम देखते हैं कि दोनों ही अर्थों में अविकारी शब्द अर्थात धीरे धीरे पर कोई भी असर नहीं पड़ा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए वो हमारा अविकारी शब्द कहलाए। ये भी आपने पढ़े शब्द एवं शब्दों का वर्गीकरण। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।